रिलीज के 9 साल बाद पहली फिल्म के बाद इनसाइड आउट 2 में मकूया पात्र राइली की अदम रूनी दुनिया की रंगीन यात्रा जारी रहेगी। अब वो एक 13 वर्षीय किशोरी बन गई है जो अपने जीवन के सबसे उथल पथल भरे दौर में कदम रख रही है। भावनाओं का विस्फोट, शर्मनम का हरकतें और उन क्षणों में जब वो खदू को भलू जाती है, ये सब एक साथ होता है जिससे उसके अदम र का नियत्रम अन केंद्र अस्त व्यस्त हो जाता है। यह वो समय होता है जब राइली को अपने अदर र की दुनिया को फिर से व्यवस्थित करने की सीख लेनी होती है ताकि वो खदू को न खो दे। क्या राइली की इस यात्रा को देखते हुए दर्शक को पहले भाग की तरह गहरे सबक मिलेंगे? और हाल ही में दर्शक को निराश करने वाले कई कामों के बाद पिक्सल इनसाइड आउट 2 के साथ दर्शक का विश्वास कैसे वापस लाएगा? चलिए अगले भाग में इसका उत्तर खोजते हैं। पहले भाग की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इनसाइड आउट भाग 2 में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए आपको पिछली फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिल्म को पूरी तरह से महसूस करने के लिए पिछले भाग की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना या याद रखना आवश्यक है। इनसाइड आउट की दुनिया में हर व्यक्ति के भीतर 5 बुनियादी भावनाएं होती हैं: खुशू, दुखू, गुस्सा, शर्मिंदगी और घृणा, जो कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्रत्येक कार्य जो स्मृति में जाता है वो एक स्मृति गोला बन जाता है और एक व्यक्ति के नियमन में योगदान देता है। पहले भाग में जब राइली को नए घर में जाने का झटका लगा तो जॉय और सैडनेस गलती से नियंत्रण अन क्षेत्र से भटक गए और महत्वपूर्ण स्मृति गोले साथ ले गए। खुशू की अनुपस्थिति में राइली सकमट में आ गई और घर छोड़ने का फैसला किया। अंत में जॉय ने महसूस किया कि राइली को इस विचार से हटाने का एकमात्र तरीका सैडनेस को पूरी तरह से राइली के मन पर काबू पाने देना है और उसे रोने की अनुमति देना है। खुशू, दुखू या किसी भी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरे भाग में जब राइली की किशोरावस्था में प्रवेश करती है उसके भावनात्मक नियंत्रण अन और प्रणाली में विकास होता है। नई भावनाओं का नेतृत्व चेतन द्वारा किया जाता है जिसका कार्य भविष्य की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना है। चेतन के बाद ईर्ष्या, शर्मिंदगी और उदासी भी होती है। लब इंतजार के बाद ये समूह 5 पुरानी भावनाओं को कैद कर लेता है और अंततः राइली के भावनात्मक नियंत्रण अन पर कब्जा कर लेता है। उस समय राइली का जीवन कई उलझनों का सामना करता है। हाई स्कूल के अंत में राइली को एक हॉकी शिविर में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। यह नए दोस्तों के सामने खुद को प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका है, लेकिन चेतन और ईर्ष्या हर क्रिया को नियंत्रित करते हुए और शर्मिंदगी और उदासी हर जगह मौजूद होते हुए यह आसान नहीं है। यदि पहले भाग में राइली के लिए चुनौतियां परिवार के भीतर ही सीमित थीं, अब उसे बड़े दुनिया की समस्याओं का समाधान करना होगा। इससे राइली की कहानी और भी उलझी हुई और दिलचस्प हो जाती है, जिसे एक रस्सी में कई पकड़ने के भी दम होते हैं जो दर्शक को यात्रा के अंत तक बंधे रखते हैं। पहले भाग में दर्शक उस तरीके से अभिभूत थे जिस समय फिल्म ने आतंक दुनिया को चित्रित किया था। वहाँ केवल 5 भावनाएं और एक नियंत्रण अन पैनल नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण प्रणाली थी। इसमें व्यक्तित्व द्वीप जो सीधे नियंत्रण अन केंद्र तक पहुँचते थे, स्मृति इंजीनियर जो प्रतिदिन यादों की सफाई करते थे, और सोच की ट्रेन शामिल थी जो कभी कभी हमें भटकाती थी। कल्पना भी थी, जैसे हम बड़े होते जाते हैं राइली की आतंक दुनिया भी दूसरे भाग में और अधिक समृद्ध हो गई है। यादों की उपस्थिति बदल गई है, वे अब एक रंग की नहीं हैं। राइली के जीवन की घटनाएं अब वे भी अन रंगों का मिश्रण है, जिससे ये साबित होता है कि उसकी भावनाएं अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना सीख गई हैं। खासकर राइली के अदम र की सबसे प्रमुख चीज है सेंस ऑफ सेल्फ या आत्मबोध। ये बताता है कि वो कौन है, उसका क्या मलूए है और वो यहाँ क्यों है। जब जॉय नियंत्रण अन में होती है तो राइली आसानी से आशावादी, आत्मविश्वासी और यह मानती है कि वो एक अच्छी व्यक्ति है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब चेतन नियंत्रण अन में होती है तो आत्मबोध राइली से क्या कहेगा। इनसाइड आउट का दूसरा भाग आतंक दुनिया का विस्तार करते हुए इसे वास्तविक और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहा है।
हर बार जब फिल्म दर्शक को आश्चर्यचकित करती है तो ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्म का दुनिया की तनी विशाल है। अगर मुझे एक बच्चे को चेतन के बारे में समझाना पड़ तो मैं कहूंगा कि चेतन डर और चेतन के कारण उत्पन्न मानसिक स्थिति है। चेतन भी एक असहज डर की भावना पैदा करती है और इसे तनाव के लिए सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है। अत्यधिक चेतन विकार का सकमता हो सकती है, विकिपीडिया के अनुसार। लेकिन फिल्म ने एक निपुण तरीके से बच्चों को एक अवधारणा को समझाया जिसे शायद बड़े लोग भी पूरी तरह से नहीं समझता, जबकि उन्हें हंसाया भी। फिल्म के अंत में चाहे वो हो या वृद्ध, हम सभी समझ जाएंगे कि चेतन कैसे काम करती है, यह अन्य भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार इनसाइड आउट का दूसरा भाग एक साधारण मनोरंजन फिल्म से परेचला गया है और सिनेमा के एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जहां दर्शक आत्मविकास के लिए मलुए प्राप्त करते हैं। इसके अलावा फिल्म ने एक ऐसे विषय को छुआ है जो हमेशा बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य। खासकर छोटे दर्शक के लिए एक कठिन विषय के साथ जल्दी से परिचित होना एक फिल्म के माध्यम से भविष्य में बहुत मददगार होगा। वे जल्दी ही समझ जाएंगे कि चेतन, ईर्ष्या या कोई भी असुविधाजनक भावना हमारे अंदर गले लगाने और संबंध लेने के लिए होती है, और जो चीज एक व्यक्ति को परिभाषित करती है वो केवल उनकी खामी या मरखू तर्क पर अंगलती या नहीं है। पहले भाग में कई लोगों ने महसूस किया कि फिल्म का सदंश वास्तव में पकड़ना आसान नहीं था। इसका कारण यह नहीं था कि फिल्म अच्छी नहीं थी, बल्कि इसके लिए दर्शकों से काफी विचार विमर्श की आवश्यकता थी। दूसरे भाग में सदंश अत्यधिक स्पष्ट है और इस फिल्म के अंतिम दृश्यों में ही देखा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए नकारात्मक हो सकता है जो पिक्सर की पुरानी फिल्मों की गहराई वाले कहानी कहने के तरीके के आदी हैं, लेकिन इसके विपरीत ये फिल्म को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाता है, जिससे इसकी पहुंच और भी व्यापक हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि फिल्म की तनी गहरी है, बशर्ते ये दर्शकों को एक सदंश देने का कार्य पुरवाई करती है। सारांश में इनसाइड आउट के दूसरे भाग ने दर्शकों की किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चे के भीतर के जोरदार उतार चढ़ाव का एक दिलचस्प दृष्टिकोण दिया है, जिससे दर्शक अपनी सबसे उथल पथल भरी अवधि को याद करते हुए उसमें खुद को देख सकते हैं। छोटे दर्शकों के लिए फिल्म एक प्रोत्साहन का काम करती है, ये समझाने के लिए कि वे इस रंगीन आत्मखोज यात्रा पर अकेले नहीं हैं। इन मलुयों के साथ इनसाइड आउट का दूसरा भाग पिक्सर के गवी तरवे सीक्वल में से एक और इस गर्मी की सबसे देखने योग्य एनिमेशन फिल्मों में से एक है।